आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह और हमारे इस करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम में आज ये एक नया लेक्चर एपिसोड है। एज प्रीवियसली डिस्कस, ये करंट अफेयर प्रोग्राम हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख के रन करा रहे हैं, जिसकी डिज़ाइनिंग, इसकी क्वालिटी, इसका कंटेंट जो भी है वो प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्वाइट स्ट्रेंथन एंड बूस्ट अप हो सके और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको आप लॉजिकली एंड लूसिडली कॉम्प्रिहेंड करके प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। तो आज का जो पहला टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यूपीएससी के सिलेबस में पेपर 1 में ज्योग्राफी का जो सब पार्ट है उसमें सिलेबस में एक टर्म मेंशन किया गया है, जियो फिजिकल फिनोमेना। जियो फिजिकल फिनोमेना ये टर्म यूज़ किया गया है। इस जियो फिजिकल फिनोमेना के एम्बिट में हम इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, सुनामी, टॉर्नेडो जो जैसे जो इवेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझते हैं। बियॉन्ड दैट ज्योग्राफी एज वेल एज पेपर 3 का जो सिलेबस का जो पेपर 3 है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक टॉपिक मेंशन्ड है, तो इस टॉपिक का एसोसिएशन डिजास्टर मैनेजमेंट से भी है। तो देखते हैं कि आखिर ये ज्योग्राफिकल फीचर या ज्योग्राफिकल टॉपिक कैसे न्यूज़ में है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है। बियॉन्ड दैट इस टॉपिक को डील करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना है क्या, कैसे कॉज होता है, किस रीजन में लोकेटेड है और उसके लार्जर इम्पैक्ट क्या है। बियॉन्ड दैट इस न्यूज़ को डील करते हुए हम थोड़ा अपना स्टैटिक पार्ट भी रिवाइज करेंगे, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी या हिस्ट्री ऐसे कुछ जो भी टॉपिक्स हम इससे रिवाइज कर सकते हैं, ताकि साथ ही साथ हमारा रिविजन भी बूस्ट अप हो सके। तो ये न्यूज़ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है, जिसके वेस्टर्न कोस्ट में आपका कैलिफोर्निया लोकेटेड है, जो कि ऑफ अ रीसेंट एक टर्बुलेंस से सफ़र कर रहा है। और वो टर्बुलेंस क्या है, उस टर्बुलेंस की नेमिंग जो है सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर दी गई है। इस टर्बुलेंस का नाम जो है सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर दी गई है और इसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका दैट इज कैलिफोर्निया और बे ऑफ सैन फ्रांसिस्को में फ्लडिंग का इशू आ रहा है। बहुत तेज़ी से रेनफॉल हो रहा है, यहाँ की विंड स्पीड बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से एक कैटास्ट्रॉफिक डेवलपमेंट हो रही है। लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, उनको इवैक्यूएट करके सेफर प्लेसेस पे लिया जा रहा है। ऐसा माना गया है कि जो विंड स्पीड 60 माइल पर आवर की स्पीड से यहाँ ब्लो कर रही थी, जो फर्दर एक्सीड करके अराउंड 80 माइल्स पर आवर तक होने वाली है। और इसकी वजह से जो हैवी रेनफॉल हो रहा है वो रिस्क ऑफ मर्ड अलॉन्ग विद डेब्रीज के फ्लो के कॉज के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बना हुआ है। तो ये टर्बुलेंस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में कॉज अप हुआ है और इस इवेंट को जो है सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर बोला गया है। अब समझने की बात है कि एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है। टेरेस्ट्रियल रिवर तो हम समझते हैं कि रिवर जो है लैंड पे फ्लो कर रहा होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है उसको समझते हैं कि आखिर ये सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है। उससे पहले कुछ और ज्योग्राफिकल टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो इम्पैक्ट सैन फ्रांसिस्को के बे पे दिया गया और ये एक टर्म यूज़ किया गया है यहाँ पे बे। सो एक ज्योग्राफी में एक छोटा सा कंसेप्ट जो फिल्म से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बे, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। नॉर्मली हम इंडियन ज्योग्राफी में देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल एक नॉर्मल टर्म हम यूज़ करते हैं कि एक वाटर बॉडी है जो अराउंड लैंडमास से सराउंडेड है, और ऐसे वाटर बॉडी को जो है हम बे बोलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये सैन फ्रांसिस्को का एक बे है, जो ये वाटर बॉडी है अपने सराउंडिंग में लैंड से सराउंडेड है और इसी पर्पस के बिहाफ पे जो है इसको बे बोला जाता है। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि बे क्या होता है। बियॉन्ड दैट कैलिफोर्निया की लोकेशन जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में है। यू कैन सी कि कैलिफोर्निया यहाँ पे लोकेटेड है, तो एक आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैलिफोर्निया वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और इसके क्लोजर विसिनिटी पे जो पैसिफिक ओशन लोकेटेड है। तो ये कुछ बेसिक सा जोग्राफिकल मैपिंग अलॉन्ग विद द बेसिक जोग्राफिकल फीचर हुआ। बियॉन्ड दैट अब देखते हैं कि सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं। तो एज यू कैन सी कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका में एक लार्ज वाटर बॉडी लोकेटेड है जिसको पैसिफिक ओशन बोलते हैं। पैसिफिक ओशन यहाँ पे लोकेशन की वजह से जो है वाटर क्वाइट इन लार्ज अमाउंट यहाँ अवेलेबल होता है, और ये वाटर जब इवापोरेट होता है तो ऊपर की तरफ मूव होता है, राइट। ये वाटर जब इवापोरेट होता है तो फर्दर ऊपर की तरफ मूव होता है और यही जो है फर्दर सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर में तब्दील होता है। यानी कि ये वाटर वेपर जब ऊपर की तरफ मूव होता है तो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स के इम्पैक्ट में आने की वजह से एक नैरो बैंड ऑफ वाटर वेपर यहाँ पे बनता है।
एक नैरो बैंड, और इसकी लेंथ अराउंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होती है, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। और एक सीवियर स्पीड से जब ये ब्लो करके इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका पे जब हिट करता है तो ये टर्बुलेंस कॉज होता है। और इसी नैरो बैंड ऑफ वाटर वेपर को सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर बोला जाता है, राइट। इसी नैरो बैंड ऑफ वाटर वेपर को जो है सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर बोला जाता है। रिवर एस यू नो कि ऐसे मियांडरिंग फॉर्म में फ्लो करती है, मियांडर करती है, और जेट स्ट्रीम के आने जेट स्ट्रीम के इम्पैक्ट में आने की वजह से ये जो वाटर वेपर है वो भी ऐसे मियांडर करता है। यू कैन सी इन दिस इमेज, ये एक इमेज दिया गया कि ये वेस्टर्न कोस्ट है अमेरिका का, और ये जो रॉकी माउंटेन्स है यहाँ पे माउंटेनस रीजन है, और वाटर वेपर जो है ऐसे नैरो बैंड में टुवर्ड्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका में ब्लो करता है एंड फर्दर एसेंड करके ऊपर की तरफ जाता है। तो एज यू नो कि जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ एसेंड करता है तो ऑल बिकॉज ऑफ एडियाबेटिक कूलिंग, ये जो वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है तो ये इसकी कूलिंग होती है, राइट। एंड बियॉन्ड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट ये पर्सिपिटेट करके रेनफॉल कॉज करता है, राइट। तो अब ये वाटर वेपर इतने लार्ज अमाउंट में होता है कि जहाँ पे भी ये पर्सिपिटेशन करता है एक हैवीएस्ट रेनफॉल कॉज करता है, तो इसकी वजह से ये जो टर्बुलेंस कॉज होता है, और इसी फिनोमेना को जो है सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर बोलते हैं। सेकेंड मतलब इसी फिनोमेना को जो सेकेंड एटमॉस्फेरिक रिवर बोला गया, और मोर प्रिसाइसली एटमॉस्फेरिक रिवर बोला गया है, जो कि एक लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड वाटर वेपर है इन द एटमॉस्फेयर, और ये अराउंड 1000 किलोमीटर इन रेंज लेंथ होता है, जो कि ट्रॉपिक से लेके हायर एल्टीट्यूड रीजन तक ब्लो करता है, राइट। और अपने साथ जो है वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ब्लो करता है। अब इसकी मेटाफोरिक रेफरेंस में एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि जो अमेजन रिवर में एट ए टाइम वाटर फ्लो करता है, अमेजन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर एज यू नो, तो उस वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर जितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करता है वो उतना अमाउंट ऑफ वाटर का जो वर्थ है ये वाटर वेपर जो है उतना पानी कैरी करता है। तो एज यू कैन इमेजिन कि अगर ये वाटर वेपर कहीं पे भी रेनफॉल कॉज कर रहा हो तो कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहाँ हो रहा होगा, और उसी के बिहाफ पे ये फ्लडिंग जैसा इशू अराइज होता है। बियॉन्ड दैट जो कोल्डर रीजन है इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यहाँ पे ये रेनफॉल की जगह एक स्नोफॉल का एक रीजन बना रहता है, और इस एटमॉस्फेरिक रिवर की वजह से जो है टर्बुलेंस कॉज होता है, जो कि अर्बन एरियाज का जो भी हाई डेंस एरिया वहाँ पे एक सीवियर इम्पैक्ट होता है। तो दिस इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिवर। की एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है, एक लार्ज नैरो बैंड ऑफ वाटर वेपर जो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ एसेंड करता है, एंड अपॉन क्रॉसिंग द रॉकी माउंटेन्स जब ये लैंडफॉल बनाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो भी वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे एक हैवियर रेनफॉल कॉज होता है, सीवियर विंड की विंड ब्लो करता है, जिसकी वजह से एक हरिकेन टाइप कंडीशन ब्लो अप हो जाती है, जिससे एक नॉर्मल लाइफ सस्टेन करना क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये फिनोमेना अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रही है, जो कि एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, इसीलिए हमने डील किया है, क्योंकि नॉर्मल स्टैटिक बुक में ऐसा एटमॉस्फेरिक टर्म का यूज नहीं किया गया है। तो एटमॉस्फेरिक रिवर अगर ऐसा टर्म आए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है, कि नैरो बैंड ऑफ वाटर वेपर है जो एक लार्जर एक्सटेंट तक ब्लो करती है, उसी को जो है एटमॉस्फेरिक रिवर बोलते हैं। नाउ सिंस हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं और आजकल न्यूज़ में जो है यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी चल रहे हैं कि इस साल फिर से जो है यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, तो इसका कंपैरिजन हमारे यूपीएससी के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है पेपर 2 में, पॉलिटी का जो पार्ट है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है उनके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन का एक टॉपिक मेंशन किया गया है। तो हम यूएसए और इंडिया को थोड़ा ब्रीफली कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमारा स्टैटिक पार्ट भी रिवाइज हो जाए। इंडिया में एज यू नो कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रन करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है उस गवर्नमेंट का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, यानी कि जो हम लेजिस्लेचर चूज करते हैं इलेक्शंस में, उन्हीं लेजिस्लेचर्स में से जो है एग्जीक्यूटिव आते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर में बैठते हैं और पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं। लेकिन वहीं हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यहाँ का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं होते, देयर से स्ट्रिक्ट
बेसिक सेपरेशन बिटवीन टू। और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लार्जली यहाँ की पार्लियामेंट जिसको कांग्रेस बोलते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो ये एक बेसिक सा कंपैरिजन है। जो टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंशियल, यहाँ के प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो 4 साल का है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का अगर टेन्योर देखा जाए तो 5 साल का है, राइट। एंड बियॉन्ड दैट यूएसए में जो प्रेसिडेंट एट मैक्सिमम 2 बार ही यूएसए का प्रेसिडेंट चूज किया जा सकता है, यानी कि उस पे लिमिटेशन रखी रही है कि कोई भी कैंडिडेट यूएसए में सिर्फ 2 बार ही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। एज यू नो कि बराक ओबामा अपना 2 कंटिन्यूअस टर्म पूरा कर सकते हैं, पूरा कर चुके हैं, तो फिर से री इलेक्ट नहीं होंगे, राइट। तो ऐसे कंपैरिजन में अगर इंडिया का देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी बार भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये ब्रीफ सा कंपैरिजन हुआ नेचर ऑफ द पॉलिटी। यूएसए में अराउंड 50 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, जिसमें से हर एक स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ के सेनेट पे जाते हैं, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। वहीं हमारे स्टेट्स की बात करें तो हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है, यानी कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, जितनी भी किसी स्टेट की पॉपुलेशन उसके बिहाफ पे सीट का एलोकेशन होता है। तो ये एक तो सीट एलोकेशन से रिलेटेड है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन द ईयर ऑफ 1776 जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो 13 कॉलोनीज है वो इंडिपेंडेंस उनको मिली थी। किन से? ब्रिटिशर्स से मिली थी। ब्रिटिशर्स यहाँ पे कॉलोनियल रूल कर रहे थे, जिसमें इनिशियली 13 कॉलोनीज थे जो आज के टाइम पे 50 स्टेट्स हो गई है। तो ये कुछ ब्रीफली जो है हिस्टोरी अलोंग विद ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इकोनॉमी की बात करें तो यूएसए जो है वर्ल्ड की रिचेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी इकोनॉमिक वर्थ अराउंड 27 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड रफली एस्टिमेट की गई है। तो दिस इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। जो प्रोमिनेंट टॉपिक है वो है इस जियोफिजिकल फिनोमेना से रिलेटेड कि सेकंड एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है, कैसे कॉज होता है और इसके की फीचर्स क्या हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस दैट्स प्रोबेबिलिटी की हो सकता है हमारे जीएस के पार्ट में पूछा जाए, या आपका अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो दे कैन क्वाइट आस्क कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफिकल रिवर्स। Now the next topic that we are going to deal is related to Indian Constitution। ये Indian Constitution से related है and overall हमारी society और social polity को जो है impact करता है। अब न्यूज़ में क्यों रहा है? न्यूज़ में ये उत्तराखंड की वजह से रहा है कि ऑफ अ रिसेंट उत्तराखंड ने जो है कैबिनेट अप्रूवल दे दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। बाकी कैबिनेट ने 4 फरवरी को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट होगा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो आखिर हम देखेंगे कि इस न्यूज़ में कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्या उत्तराखंड से पहले भी कहीं पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया गया था, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोर पर्पस क्या है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के न होने की वजह से क्या सोसाइटी में डीमेरिट्स हैं, एंड बियॉन्ड दैट क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूनिलेटरी सोसाइटी पे इम्पोज किया जा सकता है या नहीं, एंड बियॉन्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड से मेंशन किए गए हैं, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस बिहाफ पे एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछ सकता है, लेकिन मेंस में एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग वापस आते हैं इस न्यूज़ में कि उत्तराखंड की कैबिनेट में ऑफ अ रिसेंट जो है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो कैबिनेट अप्रूवल दे दिया है, एंड वंस इट इज पास्ड इन द असेंबली तो ये एक लॉ के फॉर्म में आ जाएगा। उत्तराखंड एज यू नो कि एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में एक स्टेट लोकेटेड है। इन द ईयर 2000 इस स्टेट का क्रिएशन हुआ था यूपी से इसको बाइफरकेट करके। इसकी कैपिटल सिटी जो है देहरादून में लोकेटेड है, और ये अपनी सीनिक ब्यूटी, क्योंकि एक हिमालयन स्टेट है तो सीनिक ब्यूटी प्लेसेस लाइक मसूरी, नैनीताल ऐसे प्लेसेस का यहाँ पे लोकेशन है, तो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बियॉन्ड दैट रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी उत्तराखंड क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। तो इस बिहाफ पे जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले लिया है कि अब वहाँ की कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है। उत्तराखंड से पहले गोवा एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड था, ऑल बिकॉज कि यहाँ पे जो 1962 से 62 तक जो है पोर्चुगीज रूल करते थे। पोर्चुगीज एज यू नो कि इंडियन लैंड पे जो इन द ईयर 1498 वास्को ड गामा जो है कैलिकट के पोर्ट में आता है। दे वर द फर्स्ट टू अराइव इन द इंडियन लैंड मास एंड द लास्ट टू गो। तो 1962 में जब वापस जाते हैं तो गोवा फिर तब जाके जो है इंडिया की जो एक सॉवरेन टेरिटरी बन जाती है। तब तक वहाँ पे जो है अंडर पोर्चुगीज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इम्पोज था।
तो आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये हमें समझने की सबसे पहले ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। एज यू नो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से लोग रिलेटेड हैं। तो उनकी जो डे टू डे बिहेवियर है, जो उनका जो भी इंपॉर्टेंट सोशल कस्टम्स रिलेटेड टू मैरिज, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें उनके रिलीजियस नॉर्म से एसोसिएटेड है। जैसे हिंदूज़ में अगर मैरिज हो रहा हो तो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू होता है, मुस्लिम्स में अगर मैरिज हो रहा है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होता है। बियॉन्ड दैट पॉलीगैमी जैसा इशू कुछ रिलीजन में प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो अपने रिलीजन के हिसाब से जो है उनकी गवर्निंग होती है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी रिलेटेड टू इश्यूज लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, राइट। तो इन्हीं चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, जिसमें एक कॉमन सेट ऑफ लॉज हों जो इक्वली अप्लीकेबल हो टू द ऑल इंडिविजुअल, चाहे उनका रिलीजन कैसा भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका कास्ट कुछ भी हो, उनकी सेक्सुअलिटी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो ऐसा डिफरेंशिएशन इस बिहाफ में नहीं रखा जाएगा, यानी कि एक कॉमन सेट ऑफ लॉज होने चाहिए। अब ऐसे यू नो कि जो मैरिज का पर्सपेक्टिव हिंदूज और मुस्लिम्स में क्वाइट डिफरेंस है। मुस्लिम में पॉलीगामी कर सकते हैं, उनमें नंबर ऑफ वाइफ्स जो रख सकते हैं। बियॉन्ड ट्रिपल तलाक जैसा इशू क्वाइट रैम्पेंट एंड प्रिविलेंट था। इनहेरिटेंस की बात की जाए तो मेल इंडिविजुअल्स को ही प्रॉपर्टी में राइट्स का एक हिस्सा दिया जाता था, फीमेल्स को ये चीज़ परमिटेड नहीं थी। तो इसकी वजह से क्वाइट सोशल इंजस्टिस सोसाइटी में अभी भी प्रिविलेंट रहा है, राइट। इनहेरिटेंस का एक इशू बहुत प्रिविलेंट रहा है, ट्रिपल तलाक जैसा इशू बहुत ही रहा है। बियॉन्ड दैट अगर एक इंडिविजुअल अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है तो मेंटेनेंस का इशू भी अगर रिलीजन के बिहाफ पे गवर्न हो रहा हो तो सोशल जस्टिस का एक इशू प्रिविलेंट, जिससे सोशल इनइक्वालिटी आती है। दो इंडिविजुअल्स के अपने राइट है, राइट टू लाइव विद डिग्निटी, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं पे नहीं है तो ये सारे इश्यूज होते हैं। तो इसी बिहाफ पे ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कैबिनेट का अप्रूवल दिया है। बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, तो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 है, जो कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है मेंशन करता है। और वो मैंडेट करता है किस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट जो है इनैक्ट करे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। हाउएवर एक कंडीशन रखी गई, हाउएवर इम्प्लीमेंटिंग सच ए कोड हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन to the diverse culture and religious practices in the country, and the critics argue that imposing a uniform set of laws might infringe on the religious freedom as well as cultural autonomy of the people of our country. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में रखा गया है, लेकिन अभी भी इस पर डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है। रीज़न क्या है? लोगों की कल्चरल और रिलीजियस राइट को हर्ट पहुंच सकता है, यानी कि सो एंड सो इंडिविजुअल बोल सकते हैं कि हमारे रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट में है, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इम्पोज करना एक बहुत ही मुश्किल है। तो आज़ादी के 75 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस पर अभी भी डिस्कशन हो रहा है। अब क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में मेंशन है, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, आप जा नहीं सकते। अगर फंडामेंटल राइट में होता है तो यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट्स कि ये प्रोविजन इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है तो इसको जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और रीज़न क्या है कि इसको डीपीएसपी में रखा गया है? एज यू नो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन जैसा ट्रॉमा हमारी कंट्री सफ़र कर रही थी, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने सोचा कि एक डिस्क्रिशन दिया जाए और ऐसा कुछ टेंडेंसी बॉटम टॉप डाउन ना किया जाए इंडिविजुअल से, जिससे लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट पहुंचे। इसीलिए डीपीएसपी में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया। तो ये आर्टिकल 44 इससे रिलेटेड प्रोविजन है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एज आई मेंशन कि एक ऐसा लॉ है जो इक्वली हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, अप्लाई टू द ऑल सिटीजन्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। उनका रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, इस पे ध्यान नहीं रखा जाएगा। जो नैरो सेट ऑफ लॉज हैं वो इक्वली सोसाइटी के हर एक मेंबर पे जो अप्लाई हो। तो इसी बिहाफ पे जो है उत्तराखंड ने सबसे पहले इस लॉ से रिलेटेड जो है कैबिनेट अप्रूवल दे दिया है। देखते हैं कि ये
एक्ट के फॉर्म इस असेंबली में आता है या नहीं आता है। एंड बियॉन्ड दैट इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से नेशनल लेवल पे भी काफ़ी डिस्कशंस अब तक चले आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारी कंट्री में ले आना जाना चाहिए। तो क्या इसको यूनिलेटरी ले आया जाए या सोसाइटी में डिबेट एंड डिस्कशन और लोगों में म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो, हर एक रिलीजन या हर एक कास्ट के स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेना, उनके बीच में ओपिनियन जनरेट करना इसके लिए ज़रूरी है। तभी जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इन स्पिरिट एंड इन ट्रू नेचर जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड यूपीएससी या स्टेट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, किस आर्टिकल में ये मेंशन है, एंड बियॉन्ड दैट किस स्टेट में इसका अप्रूवल मिला है, या पहला स्टेट कौन सा है, पहला स्टेट इंडिया का कौन सा था जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इम्पोज किया गया था। तो इस इंफॉर्मेशन से यू कैन अप्लाई इट इन योर एग्जाम। Now the next article that we are going to deal is related to awards ये अवार्ड से रिलेटेड एक टॉपिक है जो डेवलपमेंट है। अब इससे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो नहीं, दैट्स अ लो प्रोबेबिलिटी कि पूछा जाए। इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, या मेंस में भी एक हायरार्की जो होती है अवार्ड्स की कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर पीसीएस के प्रीलिम्स में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस साल का जो है ये अवार्ड किसको दिया गया। तो इसी बिहाफ पे ये क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये भारत रत्न से डील कर रहा है तो हम थोड़ा भारत रत्न के बारे में देखेंगे कि इसकी हायरार्की क्या है, क्या ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इस अवार्ड को कौन देता है, किन किन क्राइटेरियाज पे जो है ये अवार्ड किसी इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, बियॉन्ड दैट क्या सिर्फ ये इंडिया के सिटीजन्स के लिए या बियॉन्ड इंडियन सिटीजन्स को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है, एंड बियॉन्ड दैट क्या कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक साल में भारत रत्न के लिए जो है चुने जा सकते हैं, वो हम इस डिस्कशन में देखते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफर रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ने जो है अनाउंस किया है कि इस साल का जो भारत रत्न है वो हमारे इंडिया के फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा। तो इसकी अनाउंसमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है कि हमारे जो फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इनको जो है भारत रत्न दिया जाएगा। इससे कुछ दिन पहले ही बिहार के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 11th चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर, उनको भी भारत रत्न के लिए जो है नॉमिनेट किया गया था। तो अब तक 2 इंडिविजुअल्स इनको जो है भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इन द प्रीलिम्स अगर आपसे पीसीएस में पूछा जाए तो कर्पूरी ठाकुर अलॉन्ग विद लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनको जो है इस साल का जो है भारत रत्न दिया गया है। ये भारत रत्न जो है प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है एक इंडिविजुअल को, और इसको एक मेडल मिलता है एज यू कैन सी इन दिस मेडल, और एक सनद, ये सर्टिफिकेट यू कैन सी कि ये इसको सनद हिंदी में बोलते हैं, ऐसा सर्टिफिकेट दो दिया जाता है। ये फ्रंट पार्ट ऑफ द जो आपका भारत रत्न है तो उस पर देखो आप ऐसे सिंबल बना हुआ है एक लीफ पे भारत रत्न, और इसके अपोजिट साइड पे ये अशोकन एम्बलम बना हुआ। तो ये 2 चीज़ें जो है भारत रत्न में दी जाती हैं आपको, एक एम्बलम एंड बियॉन्ड दैट दिस सर्टिफिकेट, राइट। अब ये अवार्ड लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया क्यों गया था, राइट, ये हम देखते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि किन किन क्राइटेरियाज पे जो है भारत रत्न दिया जाता है। तो ये भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 से जो है ऑन मोर स्पेसिफिक ऑन जनवरी 2 से जो है ये भारत रत्न दिया जाता है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। और ये किस लिए दिया जाता है कि एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन, एक अचीवमेंट जो है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ साइंस एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस, अगर कुछ एग्जाम्पलरी एक्टिविटी की है तो इस बिहाफ पे जो है भारत रत्न दिया जाता है। तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड पब्लिक सर्विस के फील्ड में अगर एक कोई इंडिविजुअल ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जो बहुत ही एग्जाम्पलरी है तो उसको जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है। नाउ इसी बिहाफ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है ये भारत रत्न दिया गया है, ऑल बिकॉज ऑफ हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज प्रोग्रेस। इंडिया की प्रोग्रेस में इनका बहुत ही वाइटल रोल रहा है, इसी के बिहाफ पे जो है इनको भारत रत्न दिया गया। और एक रिनॉन्ड पॉलिटिशियन है, एज यू नो कि बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अटल जी के साथ इनकी जो जोड़ी थी वो इंडिया के प्रोग्रेस के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट रही है, और हमेशा से ग्रास रूट लेवल से जो है जुड़े रहे। ये जो है इसी बिहाफ पे इनको जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। एक की फैक्ट ये भी है कि बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट है, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं। बियॉन्ड दैट एक एग्जाम्पलरी पार्लियामेंट्री रहे, संसद में भी हमेशा इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। तो हमारे इंडिया पॉलिटिक्स में इनका एक बहुत ही
रिच कंट्रीब्यूशन रहा है। बियॉन्ड दैट इंडिया की प्रोग्रेस में भी ये काफ़ी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है। तो इसी बिहाफ पे जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को है भारत रत्न दिया गया है। अब ये अवार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अब एलिजिबिलिटी पे कोई बैन नहीं रखा गया है कि किसी पर्टिकुलर रेस को ही दिया जाए, किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन पोजीशन या मेल या फीमेल सेक्सुअलिटी के बिहाफ पे। तो ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है रेस, ऑक्यूपेशन पोजीशन और सेक्स के लिए, यानी कि वैरायटी ऑफ रेस, मेल, फीमेल या किसी भी ऑक्यूपेशन से आपको ये जो है भारत रत्न मिल सकता है। ये इंडियन सिटीजन्स को मिलेगा और साथ ही साथ जो नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको भी भारत रत्न अवार्ड किया जा सकता है। दे आर एलिजिबल फॉर दिस भारत रत्न। जो लिमिटेशन रखी गई है एक साल में, वो मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3, यानी कि 3 इंडिविजुअल्स को जो भारत रत्न दिया जा सकता है। एंड नंबर ऑफ लिविंग अवार्डीज, मतलब ये अवार्ड जो है पॉस्थुमस भी दिया जाता है कि इंडिविजुअल की जब डिमाइस हो चुकी है, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी उनका डिमाइस हो चुका है लेकिन उनको जो है अवार्ड दिया जा चुका है, तो पॉस्थुमस वे में भी दिया जा सकता है। और एक और क्राइटेरिया रखा गया है कि 3 लिविंग इंडिविजुअल्स अगर जीवित लोग हैं तो उनको इकट्ठा जो है ये भारत रत्न नहीं दिया जाता। तो एक लिमिटेशन रखी गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये भारत रत्न दिया जाता है, जिसमें एक सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मेडल, एज आई शोड इन द इमेज, कि ये मेडल और सर्टिफिकेट जो है इस भारत रत्न में दिया जाता है। अब ये इंडिया का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसकी नंबरिंग सबसे नंबर 1 पे है। उसके नीचे जो सेकंड डिग्री ऑफ ऑनर है वो पद्म विभूषण है। थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर जो अवार्ड दिया जाता है वो पद्म भूषण है। और चौथे नंबर पे आपका जो है पद्मश्री है। तो ये हायरार्की ऑफ अवार्ड्स है, ये किनको जो है फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर या सेकंड डिग्री ऑफ ऑनर में रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में यूपीएससी के पैनल पूछते हैं, बट एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ जो है कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको जो है भारत रत्न के लिए इस साल के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू भारत रत्न। ये एक प्रोटोटाइप है कि भारत रत्न से रिलेटेड जो फीचर्स, की फीचर्स क्या है और करंट डेवलपमेंट क्या है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि पीसीएस के प्रीलिम्स में जनरली जो है पूछा जा सकता है। Now the next article that we are going to deal is related to a state that is झारखंड। झारखंड से रिलेटेड है, ऑल्दो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, लेकिन इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है उस पर ध्यान देंगे। वो जो करंट डेवलपमेंट हुई है उस पर फोकस करते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि अभी झारखंड के एक नए चीफ मिनिस्टर बने हैं जो कि चंपाई सोरेन हैं। इनसे पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो हेमंत सोरेन थे, फॉर्मर अभी इनको जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। लेकिन इनको जो है एक लैंड स्कैम की वजह से अलॉन्ग विद द मनी लॉन्ड्रिंग के इशू पे जो हटना पड़ा था। इनके ऊपर चार्जेस लगे थे और ईडी ने इनको अपने कस्टडी में ले लिया था। तो इसी बिहाफ पे इनके जाने के बाद जो चंपाई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए कैंडिडेट है, उनको जो है चीफ मिनिस्टर के लिए जो है स्वार्निंग करना पड़ा था। और इनसे इनके ऊपर एक कंडीशन रखी गई कि 5 फरवरी तक ये वहाँ के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर पे अपनी जो है मेजॉरिटी को प्रूव करेंगे। अब ये अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर सकें, इसलिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में इनके जो 39 रूलिंग कोएलिशन एमएलएस हैं उनको एक सेफर प्लेस पे मूव कर दिया गया था ताकि ये सूटेबली अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सके। नाउ ऐसे नो कि हम इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जहाँ पे एक डुअल हेड होता है, यानी कि एक प्रेसिडेंट होता है जो कि हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है और रियल पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड होती हैं, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। ये तो सेंटर की बात हुई। स्टेट में भी सिमिलरली गवर्नर होता है जो कि एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है और चीफ मिनिस्टर जो कि एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। नाउ गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इलेक्शन के बाद जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी है, जो पार्टी जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी से आई है, वो अपने कैंडिडेट को ऐसे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो है नॉमिनेट करती है और ये गवर्नर जो होता है उस चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। राइट, ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है। और बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ दिस गवर्नेंस, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर, जब ये चीफ मिनिस्टर अपने गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि सो एंड सो मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाए। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी जो मेजॉरिटी सीट्स होल्ड करती है वो गवर्नेंस में आती है और उसका इंडिविजुअल जो है चीफ मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर को जो है गवर्नर अपॉइंट करता है और उस चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिहाफ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। नाउ सिंस दिस चीफ मिनिस्टर इज गॉन, इनको जो है इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए, तो एक नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। तो क्या अगर ऐसे चीफ मिनिस्टर वापस चले जा रहे हैं, मतलब इन पे चार्जेस लगे हुए और इनको अपनी चीफ मिनिस्टर की सीट लूज करनी पड़ रही है, तो क्या फिर से इलेक्शन होना चाहिए?
क्या ये मतलब फिर से इलेक्शन होना, क्या हमारे जो चार्जेस हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में बहुत सारा ड्रेन नहीं लाएगा, सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं लाएगा, तो सिक्योरिटी का एक इशू नहीं लेके आएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर से अगर ये पार्टी इस चीज़ को बोलती कि हमारे पास अभी भी ऑफिशियल नंबर्स हैं और हम अपने नए कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, तो ऐसा प्रोविज़न दिया गया है। तो इसी बिहाफ पे, क्योंकि ये पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपना मेजॉरिटी विथहेल्ड कर रही थी, तो इसने बोला कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर जो चंपाई सोरेन होंगे, एंड 5th ऑफ द फ्लोर दैट इज टुडे, इन्होंने जो है अभी स्वार्निंग कर लिया है और अपनी मेजॉरिटी भी पार्लियामेंट के फ्लोर में प्रूव कर दी है। तो ये तो एक पॉलिटी से रिलेटेड डिस्कशन हो गया कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म तो गवर्नमेंट स्टेट में कैसे फंक्शन करता है, गवर्नर का क्या रोल है और कैसे एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। तो दिस इज द न्यूज रिलेटेड टू दिस करंट डेवलपमेंट। झारखंड एज यू नो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में लोकेटेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। जोग्राफिकली बोला जाए तो मिनरल रिच रीजन है, यहाँ पे कोल के बहुत सारे रिजर्व्स पाए जाते हैं। बियॉन्ड दैट यूरेनियम का एक रिजर्व है, जादूगोड़ा माइंस, यूरेनियम का एक रिजर्व जो है आपके जो है झारखंड में पाया जाता है। रिवर की बात करें तो कई इंपॉर्टेंट रिवर जैसे नॉर्दर्न सदर्न कोयल रीजन, कोयल रिवर अलोंग द सुवर्ण रेखा रिवर जो है झारखंड से फ्लो करती है। इसकी कैपिटल सिटी जो है रांची है। एंड बियॉन्ड दैट ये इस पे स्टेट लेजिस्लेचर में अराउंड 81 सीट्स जो लोकेटेड हैं। ये एक मिनरल रिच रीजन है। इसको इन द ईयर 2000 जो है ये झारखंड का स्टेट जो है अपने एग्जिस्टेंस में आया था, बिहार से कट करके ये झारखंड स्टेट लेके आया गया था। और इस बिहार पे इसको बाइफर्केट किया गया था कि ये अंडर डेवलप्ड है, इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो बाइफर्केशन होगा तो ये स्टेट क्वाइट डेवलप होगा। लेकिन अभी भी एक क्वाइट प्रिवलेंट इशू है कि इसकी डेवलपमेंट अभी भी रुकी हुई है। और यहाँ की पॉपुलेशन मेजरली बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन है, और अमॉन्ग द बीमारू स्टेट्स ये झारखंड स्टेट जो है कंसिडर होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रापोलेशन है इस न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट से, जिससे कुछ क्वेश्चन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि करंट अफेयर में एक तो फैक्चुअली अगर पीसीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये चीफ मिनिस्टर का पूछ लेगा, या नेचर ऑफ द पॉलिटी में कैसे इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का, ये सारे क्वेश्चन जो पुटअप किए जा सकते हैं। Now the next article that we are going to deal is related to Indian polity and governance। एक गवर्नेंस रिफॉर्म से रिलेटेड एक इशू है और क्वाइट बर्निंग प्रॉब्लम है आज के मॉडर्न डे सोसाइटी में, जिस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी बिहाफ पे जो है लॉ कमीशन ने इस पे बेस्ड कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि इस इशू को कैसे हैंडल किया जाए, इस पे लोगों का ध्यान केंद्रित किया है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्या नेचर ऑफ द क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देख सकते हैं कि इस जो भी इशू दिया गया है इससे रिलेटेड जो लॉ है, जो भी कानून है, वो उसके क्या प्रोविजंस हैं, वो उस पर हम जो है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ध्यान दे सकते हैं कि उस लॉ के प्रोविजंस क्या हैं, बियॉन्ड क्या क्या मैकेनिज्म दिए गए हैं, क्या कोर डेफिनेशन दी गई हैं, अगर कुछ उससे नेगेटिव एक्टिविटी हो तो उसको कितना पेनलाइज किया जाएगा, कितना ईयर ऑफ पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये क्वाइट न्यूज़ रिलेटेड आइटम जो है प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बियॉन्ड दैट मेंस में गवर्नेंस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि जो आपकी मॉडर्न डे इशू प्रेवलेंट इशू है वो क्या है। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि लॉ कमीशन ने ऑफ रिसेंट प्रपोज किया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेजेस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं। अब इससे रिलेटेड ऑलरेडी लॉ है, लेकिन उस लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या उसके जो कोर प्रोविजंस है शायद वो इतने कोर इफेक्टिव नहीं है कि ऐसा इशू हैंडल कर सके। एज यू नो कि कहीं पे भी गवर्नमेंट की जो बसेस होती हैं अगर पब्लिक रैम्पेज पे आती है तो उनको बंद कर दी जाती है। रेल की पटरियां जो है रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं उसको उखाड़ देते हैं। किसी गवर्नमेंट की लॉ के अगेंस्ट में अगर आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन अगर वायलेंस पे आ जाना, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, राइट, रोड्स को उखाड़ देना या ब्रिजेस डैमेज कर देना, ऐसे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का डैमेजेस हैं वो आज के मॉडर्न टाइम पर हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी रैम्पेंट हैं। अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी किसी की इंडिविजुअल जेब से तो जाती नहीं है। हमारे इंडिविजुअल एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हम टैक्सेस पे करते हैं उन्हीं टैक्सेस से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी के बिहाफ पे ही पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर आप इसको जला रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो ऐसे होल इंडिया का नुकसान हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल का नुकसान हो रहा है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी बिहाफ पे लॉ कमीशन ने इस पर इंटरवीन करने के लिए बोला है। तो न्यूज़ में इसलिए रहा है कि 2 फरवरी को 22nd लॉ कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया है उसने जो है इस चीज़ पे फाइंड किया है,
इस चीज़ पे ये रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट 284 रिविजिटिंग द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो लॉ ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है उसको फिर से ध्यान में देने की ज़रूरत है, ताकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हो रही है, उसकी वजह से जो इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है, उस पर जो है सूटेबल मेजर्स लिए जा सके। और इस पर लॉ कमीशन ने हाईलाइट किया है कि एक कंटिन्यूअस चैलेंज की तरह ये इमर्ज होकर आया है मॉडर्न डे सोसाइटी में, और इसके लिए ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान है उसको ध्यान में देखने की ज़रूरत है। बियॉन्ड दैट जुडिशरी ने जो भी लीगल प्रोनाउंसमेंट किए उनको भी रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, और ऐसे कुछ लॉज ऑलरेडी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के रोकने के लिए अगर बनाए गए तो उनको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो इस पर लॉ कमीशन ने जो अपना हाईलाइट दिया है, यूपी को आप काफ़ी करीबी से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पिछले 2-3 साल पहले जो है वहाँ पे एक नया कानून लेके आया गया था कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की जाए तो वहाँ ऐसा न्यूज़ में था कि लोग जो भी इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व थे उनका फ़ोटो जो है गवर्नमेंट लगा देती थी कि सो एंड सो इंडिविजुअल्स यहाँ पे वायलेशन पे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुँचाया है, उनको पेनलाइज किया था। तो ये मैटर जो जुडिशरी में था, लेकिन फिर भी लॉ कमीशन ने इसको ध्यान में रखा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे इशू से रिलेटेड जो इशू है उसको ध्यान में दिया जाए, और उसके जो लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, यानी कि 1984 में ऑलरेडी एक लॉ बनाया गया था जिसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए थे कि पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो। तो उस पे लॉ कमीशन ने बोला है कि इसको जो है फर्दर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है जिससे ये इशू जो है ना हो। तो इसी भी यहाँ पे देखते हैं कि आखिर प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है क्या। ये जो एक्ट है वो 1984 में फ्रेम किया गया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी डैमेज हो रही है उन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए, और इसके लिए जो है 5 साल का जो है इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न दिया गया था, और साथ ही साथ फाइन का भी प्रोविज़न रखा गया था। अब इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डिफाइन किया गया कि आखिर पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हो, एनामोली ना हो, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये लॉ जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करती है कि एनी प्रॉपर्टी दैट इज ओन्ड, पजेस्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन और ए कंपनी इज विल बी कंसिडर्ड एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, और वो चाहे इमूवेबल हो या मूवेबल हो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी का हिस्सा होगी। और पब्लिक प्रॉपर्टी जो ये एंटिटीज़, लीगल एंटिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि एनी हाउस, इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई, पावर, लाइट और ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ऐसी पब्लिक फैसिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कॉरपोरेशन या कोई कंपनी जो है विथहेल्ड कर रही है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी के एम्बिट में आएगी। और इसको अगर आप डैमेज पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए 5 साल की इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन है, और साथ ही साथ फाइन दी जा सकती है। कुछ केसेस में जो है कोर्ट कंसिडर कर सकता है, कोर्ट खुद सेंटेंस कर सकता है, लेस देन 1 ईयर का जो केस होगा, फॉर स्पेशल रीजंस की थोड़ी बहुत छूट है तो 1 साल का पनिशमेंट का प्रोविजन दिया जाएगा। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेज के लिए इन्वॉल्व है और उनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो अगर उनको बेल दी जा रही है, राइट, तो कुछ कंडीशंस पे जुडिशरी ध्यान देखती है उनके कंडक्ट का, और एक रीजनेबल ग्राउंड के बिहाफ पे ही जो है उनको कोर्ट जो है बेल ऑर्डर करती है। तो ये रेलेवेंट लॉ है जो पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और इसके बिहाफ पे जो है एक्शन लिया जाता है अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा सकता है ना। ऑल्दो ये लॉ है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिविटी नहीं है। अगर कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता तो ऑल टुगेदर मॉब्स आते हैं, भीड़ में लोग आते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, तो एक ना बहुत बड़ा इशू है इस लॉ के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, कैसे किसी को चार्ज किया जाएगा। भीड़ में किसी का चेहरा तो कोई देखता नहीं, भीड़ एक ऑल टुगेदर एक सिंगल एंटिटी की तरह कंसिडर होती है, तो इंडिविजुअली को किसी को पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल से हो जाता है अंटिल अनलेस सीसीटीवी के सर्विलेंस पे आए। और रिलीजन, कल्चर या जोग्राफिकल रीजन का एसोसिएटेड होता है तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे लूप होल की तरह आ जाती है कि सो एंड सो रिलीजन या सो एंड सो इंडिविजुअल्स को जो पर्पसली जो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो इसी बिहार पे लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि जो हमारा लॉ है इसमें सूटेबल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और जो नया इंडियन पेनल कोड दैट इज भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो है एक सेपरेट लॉ के लिए लॉ कमीशन ने मैंडेट किया है कि इस इशू से रिलेटेड जो भी हो एक सेपरेट लॉ लेके आया जाए, ताकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनका डैमेज ना हो, और एक प्रॉपर फ्रिविलेट एक डेवलपिंग सोसाइटी हम एज एन इंडिविजुअल या हमारी कलेक्टिव सोसाइटी हो सके। तो इससे रिलेटेड क्या लॉ है वो प्रेम से पूछा जा सकता है, या मेंस में यू कैन गिव एक सपोर्टरी आंसर इस कंटेंट के थ्रू आप दे सकते हैं।
Now the next article that we are going to deal is a typical economy article, and beyond that एक successful governance examination governance example के हिसाब से भी ये news development quite important और relevant हो जाता है। तो prelims के perspective से हम basic दो चीज़ों पे ध्यान देंगे इससे related कि UPI क्या होता है, beyond that National Payment Corporation of India क्या है। prelims में factually इससे related question पूछे जा सकते हैं जिसकी आपकी एक proper understanding होनी बहुत ही ज़रूरी है। beyond governance reform की बात की जाए तो इंडिया कैसे गवर्नेंस में लीप फ्रॉगिंग कर रहा है, अराउंड द वर्ल्ड कैसे एक लीडिंग एग्जाम्पल की तरह हो रहा है, ये इस डेवलपमेंट्स हम समझ सकते हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफ रिसेंट जो है 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे परेड में जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है ऐसे रिपब्लिक डे गेस्ट आते हैं, और इसी बैकड्रॉप में एक डेवलपमेंट होती है कि अगर आप पेरिस विजिट कर रहे हैं, राइट, यू आर गोइंग टू पेरिस और एफिल टावर पे अगर आपको वहाँ विजिट करने के बाद जो है अगर पेमेंट करनी पड़ रही है तो आप यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं, राइट। यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट कर सकते हैं, इन द इंडियन करेंसी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप एज यू नो कि आप बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं तो वहाँ की करेंसी में, अगर फ्रांस जा रहे हैं तो आपको यूरो में पेमेंट करनी होती थी, लेकिन उस चीज़ को हैसल फ्री बनाने के लिए यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम कर दिया गया है। दैट इज़ द फॉर्मल लॉन्च ऑफ इंडियाज मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम यूपीआई टुक प्लेस एट द आइकनिक एफिल टावर इन पेरिस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे रिसेप्शन। तो ये इनिशिएटिव अलाइंस विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ एक्सपेंडिंग यूपीआई ग्लोबली। अब यूपीआई इंडिजियसली हमने इंडिया में ऐसा डेवलप किया था, एक ग्रेजुअल ज़बरदस्त एक रिफॉर्मेटिव मेजर लिया है जिसने हमारी गवर्नेंस को बहुत ही तगड़ा रिफॉर्म किया है, करप्शन जैसा इशू कम किया है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, बिजनेस को प्रमोट किया। तो ऐसे लीडिंग एग्जांपल्स को अराउंड द वर्ल्ड क्वाइट अप्लॉस की तरह देखा जा रहा है। और ऐसे रिसेंट की G20 की समिट जो इंडिया में विथहेल्ड हुई थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया था कि ऐसे कोई भी गवर्नेंस रिफॉर्म जो इंडिया जिस पे डेवलप कर रही है वो बाकी वर्ल्ड से भी शेयर कर सकती है। तो इसी बिहार पे ये जो यूपीआई लेड डेवलपमेंट है इसको फ्रांस के साथ हमने शेयर किया, और जहाँ पे फ्रांस पे जो है अभी जो है ये यूपीआई बेस्ड पेमेंट हो सकती है। ये पॉसिबल तभी हुआ है जब हमारी पेमेंट जो सेटलमेंट सिस्टम दैट इज़ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी की एक सब्सिडियरी विंग है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड दैट इज़ NIPL। ये फ्रांस के पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम दैट इज़ फ्रांस लीरा कलेक्ट के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ इन दोनों के बीच में, ताकि वहाँ पे जो है यूपीआई बेस्ड पेमेंट हो सके। तो एफिल टावर पर अगर आप जाएँ तो आप यूपीआई से जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आखिर यूपीआई क्या होता है और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये कौन से लॉ के थ्रू जो है ये एनपीसीआई इस्टेब्लिश किया गया। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो यूपीआई ऐसे नो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, एक ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई भी ऐप, उस पर अपने अकाउंट डिटेल्स डालिए, उसको आधार से लिंक कीजिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, और उस आपके अकाउंट से अगर आप किसी को भी पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई भी पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन, यानी कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी बिजनेस एंटिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यूपीआई जो है ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम है जो राउंड द क्लॉक फंक्शन करता है, और ये एक वर्चुअल पेमेंट है जिसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में आप जो है एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से जो है सीमलेस फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दिस इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू यूपीआई। यूपीआई क्या है, इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी, राइट। यूपीआई की डेवलपमेंट जो है 2016 में की गई थी, और एज आई मेंशन कि इंटर बैंक ट्रांसफ़र कर सकता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, पीयर टू पीयर यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे के इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट या यूपीआई में ट्रांसफ़र कर सकता है, या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी इस यूपीआई के थ्रू किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है क्या इसका रेगुलेशन कोई कर रहा है? द आंसर इज़ यस। हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस यूपीआई ट्रांजैक्शन को जो है यूपीआई फंक्शनिंग को जो है रेगुलेट करती है, और इस यूपीआई की जो इम्प्लीमेंटिंग मतलब इन्फोर्समेंट जो एंटिटी है वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस चीज़ को मॉनिटर करती है। अब ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट्स के लिए अलॉन्ग विद द सेटलमेंट सिस्टम। आपका जो अकाउंट का ट्रांजैक्शन होता है उसकी सेटलमेंट जो है एनपीसीआई के थ्रू होती है। ये इन द ईयर 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। इन द ईयर 2008 में जो है नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के थ्रू जो है इस्टेब्लिश की गई थी। क्यों की गई थी?
इसमें जो बैंक्स के एसोसिएशन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अलोंग द आरबीआई, पेमेंट को हैसल फ्री बनाने के लिए ऐसा कुछ मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए जिससे पेमेंट का प्रॉपर हो सके। उसके बिहाफ पे जो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड अलोंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ज्वाइंटली मिलके जो है इस पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो इस्टेब्लिश किया गया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मेजर जो कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स हैं उनके थ्रू ओन होती है, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एनपीसीआई से रिलेटेड है, यूपीआई क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे कैन आस्क कि कॉन्स्टिट्यूशन एनपीसीआई कैसे इस्टेब्लिश की गई है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज एक्ट किस एक्ट के थ्रू जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी, या इसके जो ओनर हैं इस एनपीसीआई के वो कौन है। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू दो दिस न्यूज़ की इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। और पीसीएस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑफर रिसेंट किस कंट्री के थ्रू जो है यूपीआई की जो ये डील हुई थी जहां पर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज, होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ यू हैव लाइक्ड इट देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस द फीडबैक in the comment box, that will be motivating for us. Till then, goodbye and all the best.